हो चुका है आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। मारेगा बाजी वही जिसका मेहनत दिन रात जारी है। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जिस भी बच्चे का कल यानी 8 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है बच्चों, तो ये पूरी किताब से ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, जो कि आज की इस वीडियो में पहले आपको टॉपिक दिखा दूं। इससे बाहर नहीं, सबसे पहले तो इसी से दर्शन होगा एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, चाहे थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, आप देख सकते हैं जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं बाबू, इससे बाहर नहीं। ये काफी वायरल टॉपिक्स लेके आया हूं, और जो भी बच्चा इसको मिस करता है बाबू, कल पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बाबू अभी भी समय है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एक एक क्वेश्चन का मैं तैयारी करा देता हूं, और कल आओगे पेपर देके तो पक्का बोलोगे सर जो आप टॉपिक दिए थे ना एकदम लाजवाब था, जो पेपर में सीधे सीधे फंसा था सर। तो बिल्कुल थोड़ा सा समय दीजिए, अच्छे से इस टॉपिक को समझिए, और बातचीत ना करें। सब लोग प्यारा से एक बार लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। अभी तो इंग्लिश का बेहतर तैयारी बाकी है। देखिए बाबू, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चंस लिए जो कि वायरल है, और ये टॉपिक मैं ऐसे वैसे नहीं लाया हूं, जो कि मेरे पास क्वेश्चन बैंक है और मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जितने भी मेरे पास सेट है, सबसे एनालिसिस किया, पता लगाया कि हाँ किसका चांस है। तो ये टॉपिक आप बिल्कुल मिस मत करना, चाहे थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, या रूल्स यानी कि नियम्स। तो अच्छे से ये 70 में 70 की तैयारी अच्छे से करके जाना, और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चों को इसका नोट्स चाहिए, यानी हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, तो टेंशन मत लीजिए, आज ही आपको देंगे। सब लोग प्यारा सा पहले लाइक कर दो फटाफट से, टारगेट है 2000 का। लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, ईमानदारी से बढ़िया से अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, पेपर में पूछता है कि किसी विलयन के 1 लीटर, या कह सकते हैं 1 DM क्यूब, यानी 1 के लीटर। समझिए कि किसी विलयन के 1 लीटर में अगर घुल यानी घुलित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मोलरता कहते हैं। बस 1 से 2 लाइन में इसका आप परिभाषा लिख के तुरंत इसका सूत्र याद करना कि मोलरता एम से डिनोट की जाती है, और एम का मतलब यानी सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि जो विलेय होगा उसमें विलेय के मोल होंगे, उसकी संख्या क्या होगी, और बटे में जो विलयन होगा, विलयन का आयतन वो लीटर में। इसी को बोलते हैं मोललता, यानी कि इस तरीके से इसी को बोलते हैं मोलरता, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके आगे वाला टॉपिक देखेंगे, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको तैयार करके जाएंगे। इसके बाद से है मोललता किसे कहते हैं। पेपर में पूछेगा कि मोललता को परिभाषित कीजिए, और इस पे भी न्यूमेरिकल पूछेगा। तो आप देखिए पहले इसका थ्योरी याद कर लीजिए कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम, यानी कि यहाँ पे इसको ग्राम में बदलेंगे, 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन के क्या कहलाती है बाबू, मोललता कहलाती है। बस ऐसे ही याद रखना है, जो भी आपको लिखना होगा बस 1 से 2 लाइन में इसका पहले परिभाषा लिख लेना। इसके बाद से यहाँ पे इसका फॉर्मूला, यानी कि मोललता का एम से डिनोट किया जाता है, और इसका सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान, जो कि किलोग्राम में होना चाहिए। इस तरीके से ये मोललता होती है। इसको अच्छे से बढ़िया से तैयार कर लेना। अब यहां से अगला टॉपिक है आपके पास द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि यहाँ पे देखिए द्रव्यमान W/W, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। और इसका परिभाषा विलयनों के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे सीधे सीधे इसका सूत्र की अवयव द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, यानी कि विलयन में उपस्थित यानी अवयव का द्रव्यमान अगुणे 100, और बटे में क्या होता है प्यारे बच्चों, विलयन का कुल द्रव्यमान। इसी को हम लोग यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ये टॉपिक आप तीनों अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी बच्चा इसको छोड़ के नहीं जाएगा। अगला है यहाँ से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है इसमें कि मोलल उन्वयन स्थिरांक, इस तरीके से पेपर में आएगा कि मोलल उन्वयन स्थिरांक का परिभाषा दीजिए। तो पहले इसका परिभाषा, तब जाके इसका सूत्र, यानी कि ध्यान से समझेंगे
क्या लिखा है कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को उस विलायक का क्या बोलते हैं बच्चों? मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, या इसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो आराम से इसको अच्छे से तैयार कर लेना, मोलल उन्नयन स्थिरांक का परिभाषा और साथ में इसका जो भी फॉर्मूले हैं अच्छे से देख लीजिए। क्या लिखेंगे? डेल्टा टी अवी, सफिक्स में बी रहेगा बच्चों, तो डेल्टा टीवी लिख के और इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए कि 1000 गुणे और केवी और गुणे डब्ल्यू अपान एम गुणे डब्ल्यू, इस तरीके से। अब इसका मतलब कुछ अलग है, इसका मतलब अलग है, और सबको अभी बताएंगे। आराम से पहले इसका सूत्र याद करिए, या इसी चीज को हम लोग एम बराबर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1000 गुणे केवी और गुणे डब्ल्यू बटा में यहाँ पे डेल्टा टीवी गुणे डब्ल्यू, यानी कि एम को जब हम लोग इसका मान निकालना चाहेंगे यानी कि मोलल का, तो इस तरीके से हम लोग तिर्यक गुणा करके यहाँ से सूत्र बना लेंगे, और यही चीज यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? सभी का प्रतीक का मतलब यहाँ से देखिए, लिखेंगे कि केवी, केवी का मतलब होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या होता है प्यारे बच्चों? मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। और ये जो डब्ल्यू देख रहे थे, ये विलायक का क्या होता है? द्रव्यमान। और ये जो आप डब्ल्यू टाइप का देख रहे हैं, विलेय का, ये जो ओमेगा टाइप का थोड़ा सा होता है टेढ़ा सा, लेकिन ये भी इसका क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान होता है इस तरीके से। और एम क्या है? तो विलेय जो होता है, विलेय का आणविक द्रव्यमान बोला जाता है। और जो डेल्टा टीवी है, ये इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इस तरीके से सभी का मतलब आप तो जान गए, और आप भी ऐसे ही लिखेंगे पेपर के समय, इसलिए सारा चीज आपको पहले से जानकारी होना जरूरी है। चलिए, ये जो आप देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे। अभी जो बच्चा अच्छे से समझ लेगा तो पेपर के समय दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या लिखा है इसमें कि एक द्रव का क्वथनांक, कोई द्रव है और उस द्रव का क्वथनांक यानी 350 केल्विन, कह रहा है कि 2.0 किलोग्राम अवाष्पशील विलेय को अगर हम 100 ग्राम यानी कि क्या करें, 100 ग्राम में घोलने पर, क्या करने पर? घोलने पर विलयन का क्वथनांक जो है बढ़ करके कितना हो जाता है बाबू? यानी कि 350.5 केल्विन हो जाता है। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान यानी कि मोलर द्रव्यमान निकाल के बताना है। सबसे पहले काम करना, जो भी बच्चे न्यूमेरिकल में दिक्कत है सबको एक काम करना, सबसे पहले आप जो जिस चीज का मान इसमें दिया है पहले लिख लीजिएगा कि हाँ इसका मान इतना होगा, इसका मान इतना दिया है। अब इसके बाद सूत्र लगाना, जो प्रश्न पूछे उसके हिसाब से, तब सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें क्या दिया है, पकड़ो। इसमें तो दिया है, इसमें द्रव के लिए यानी केवी, हमें केवी का मान है 2.50 केल्विन। यहाँ पे देखिए इंटू किलोग्राम प्रति मोल, यहाँ से हम लोग ये रखेंगे। पहले तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा, यानी कि ये द्रव के लिए होता है। अब यहाँ से सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले ये दिया है, क्या दिया है बाबू? डब्ल्यू का मान, यानी कि डब्ल्यू जब दिया है इसका मतलब क्या चीज का मान दिया है? तो विलेय का द्रव्यमान है, यानी कि 2.0, यानी कि यहाँ पे ग्राम, ये क्या है बाबू? यानी कि 2.0 किलोग्राम ये अवाष्पशील यानी विलेय है। अब इसको तो लिख लिए। और ये जो डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू क्या है? विलायक का द्रव्यमान है, यानी कि विलायक का मतलब जो कि 100 ग्राम दिया है, ये क्या है? ये विलायक है। लिखा है ना कि 100 ग्राम में घोलने पर विलायक का क्वथनांक, यानी विलायक का मान डब्ल्यू से इस तरीके से 100 ग्राम। अब डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी क्या है प्यारे बच्चों? तो ये क्वथनांक में उन्नयन है, यानी कि डेल्टा टीवी यही है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ से 350 यहाँ से, सॉरी यहाँ पे भी लिखा है 350.50 केल्विन में से घटा देंगे, यानी 350, इसको घटा देते हैं तो सीधे सीधे आ जाएगा वो घट के, यानी 0.50 केल्विन। यानी डेल्टा टीवी का मतलब सीधे सीधे इसमें थोड़ा सा जो अंतर आ रहा है इसी को हम डेल्टा टीवी से लिखेंगे। अब क्वथनांक हो गया। अब केवी क्या है? केवी सबको मालूम है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक है, और 250 यानी 2.50 केल्विन में से इसको इतना लिख देंगे जो कि इसमें दिया था। अब ये किलोग्राम प्रति मोल हो जाएगा। अब जो दिया है इसको पहले तो लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे सूत्र लगाएंगे मोलर द्रव्यमान वाला। मोलर द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? सबको पता है कि मोलर द्रव्यमान एम इक्वल यानी कि 1000 गुणे केबी गुणे डब्ल्यू अपान डेल्टा टीवी गुणे डब्ल्यू। ये वाला हम यहाँ से जो पहले ही सूत्र बताया था, ये वाला जो बच्चे अभी पढ़े होंगे उसको पता है कि एम बराबर ये सूत्र बताया, और इसी सूत्र का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे मान रखिएगा
रखिएगा, क्या रखेंगे देखिए 1000 गुणे और यहाँ पे केवी का मान कितना है सर, तो केवी का मान यहाँ से 2.50 यहाँ पे रख लेंगे और गुणे डब्ल्यू का मान कितना है सर, यहाँ से 2 यानी कि 2.0 का मतलब ही होता है 2, आप 2 भी लिख सकते हो ठीक। अब बटे में डेल्टा टीवी का मान, डेल्टा टीवी का मान इसमें दिया है कि नहीं, डेल्टा टीवी यानी कि यहाँ से इतना को घटाए हैं तो 0.50 हो जाएगा और गुणे डब्ल्यू का मान यानी कि कितना है बाबू 100 है, तो यहाँ से डब्ल्यू का मान 100 रखेंगे और सीधे से हल करेंगे। अब देखिए सॉल्व करने के लिए एक जीरो को उड़ाएंगे यहाँ पे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, इसको उड़ाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा इस तरीके से। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, फिर इसमें से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, नीचे 5 केवल 5 बचा है। अब ये ऊपर बचा है केवल 25 इस तरीके से और ये बचा है 2, तो 5 5 25 और यहाँ पे कितना बचा है बाबू 2, यानी कि सीधे सीधे इसको हल करेंगे जब कैलकुलेशन तो आपको भी पता चलेगा यहाँ से, यानी कितना आ जाएगा 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम प्रति मोल। आप सॉल्व करके देख लीजिए इसको अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, आराम से इसका सॉल्यूशन आप बैक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारा अनुसार, यानी कि भार दिया है और भार के अनुसार बोला है इसमें कि 30% यानी गिल्सिराल, यानी कि जो 30% क्या है भार में गिल्सिराल है, जो कि C3H8O3 के जलीय विलयन में गिल्सिराल के मोल अंश की गणना कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके जाएगा किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। पहले लिखेंगे गिल्सिराल का द्रव्यमान 30 ग्राम, कितना है बच्चों 30 ग्राम, और जल का द्रव्यमान कितना है तो 70 ग्राम। कैसे सर, कि देखिए जब पता चल गया कि गिल्सिराल कितना है तो 30%, यानी 100 का 30% जब पता चल गया कि तो बचेगा शेष कितना, 100 में से माइनस करेंगे 30 तो बचेगा जल का द्रव्यमान 70 ग्राम बचेगा ना, तो वही तो लिखा गया इसमें। अब यहाँ से क्या करेंगे कि गिल्सिराल का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो C3H8O3, यानी कि इसमें सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 92 ग्राम प्रति मोल, यानी कि इसी को बोल सकते हैं 92 ग्राम प्रति मोल, या इसी को बोल सकते हैं 92 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे जल का आणविक द्रव्यमान, यानी कि होता है H2O का 18 ग्राम, क्या होता है 18 ग्राम मोल इंटू, यहाँ इसी को बोल सकते हैं 18 ग्राम प्रति मोल, इस तरीके से। अब क्या करेंगे इसका गिल्सिराल के मोल, याद रखिएगा गिल्सिराल का जो मोल होगा Na बराबर यानी कि 30 अब बटे में क्या करेंगे 92, यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो 30 है गिल्सिराल का द्रव्यमान, इसमें भाग देते हैं कितना से, गिल्सिराल के आणविक द्रव्यमान से, यानी 92 से, तो पता चल जाता है कि कितना है गिल्सिराल का अणु मोल। तो 30 बटे 92 जब करेंगे इसको कटाएंगे 30 में 92 से भाग देंगे तो ये सीधे सीधे 0.33 आएगा, यानी कि इंटू मोल। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और जल का मोल निकालने के लिए क्या करेंगे NB बराबर लिखेंगे 70, यानी 70 अब बटा में जो आपका जल का आणविक द्रव्यमान है 18, 70 में 18 से भाग दे देंगे तो ये 3.89 मोल के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना होगा, ठीक है। अब यहाँ से सूत्र लगाएंगे क्या चीज का, तो गिल्सिराल के मोल अंश निकालने के लिए, गिल्सिराल के मोल अंश कैसे निकालेंगे, इक्वल टू Na अपान Na प्लस NB, जो Na है ना, और Na लिख के अब फिर बाटा में लिख लेंगे Na प्लस NB लिखेंगे, यही सीधे सीधे जुड़ जाता है। अब सीधे सीधे मान रखिए, क्या रखेंगे 0.33 और ये Na का मान हो जाएगा, अब बट्टे में Na प्लस NB का मान यहाँ से रखिए। Na का मान हम लोग कितना आया प्यारे बच्चों, यहाँ से कितना रखेंगे, पहले तो ये कोई भी रख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे जोड़ना ही है, लेकिन आपको 0.33 Na का मान है और प्लस NB का यहाँ से 3.89, दोनों को मतलब जोड़ना है तो इधर उधर रख देंगे कोई दिक्कत नहीं। जोड़ के 0.33 पहले लिख लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो ये 4.22, कटाएंगे इसको भाग देके आएगा 0.078। अब इसी को हम लोग पॉइंट में जब आता है 5 से अधिक रहते हैं तो एक बढ़ा के लिख लेते हैं, तो 0.0, अब यहाँ सीधे हम 8 लिख सकते हैं, इसको 8, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से एक बार बढ़िया से पढ़ लेना बाबू, ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आने वाले क्वेश्चन से। इसके बाद से देखेंगे प्रासरण दाब किसे कहते हैं। प्रासरण दाब को अच्छे से पढ़ के जाना कि किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम बाह्य दाब जो उस विलयन के
सॉरी बोल सकते हैं विलयन व उसके विलायक के मध्य प्राशरण की क्रिया जो होती है उसको रोक देता है और इसी को हम लोग प्राशर दाब कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी विलयन पर यानी कोई विलयन हमने बनाया, ये जार ले लिया हमने और इस जार में यहाँ पे सबसे पहले क्या कराते हैं परधम, यानी कि इसको बोलते हैं बाबू जो बीच में है ना, ये इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। आधा आधा इसमें से क्या करता है, इसको प्रेशर के द्वारा, देखिए ये पी है ना, इसमें पी है और ये भी पी है, ये दो जार है, इसमें क्या कराते हैं कि किसी विलयन पर, ये विलयन बनाए, इस पे लगने वाला जो न्यूनतम बाह्य दाब है, जो बाहरी का दाब है प्रेशर, उस पे विलयन व उसके विलायक, जो विलयन भी है इसमें विलायक भी है, उसके मध्य दोनों के बीच में प्राशरण की क्रिया होने वाली है, उसको रोक देता है। क्या करता है, रोक देता है। और जैसे ही रोकता है यहाँ पे प्रेशर, यानी कि इसी को बोलते हैं प्राशर दाब, इसको प्रेशर के साथ अपना रोक देता है, इसी को बोला जाता है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देता है। तो ये वाला फिगर आपको नहीं बनाना है पेपर में, बस आपको ये थ्योरी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निर्नष्ट का समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, निर्नष्ट का समीकरण क्या होता है, पेपर में पूछेगा तो यहाँ पे लिखिएगा निर्नष्ट का समीकरण निम्न प्रकार का होता है। क्या होता है, और इस पर 100% गारंटी बता रहा हूँ कि पेपर में न्यूमेरिकल आएगा, इसी पे निर्नष्ट के समीकरण पे बिल्कुल आएगा, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। अब कल देखिएगा कि आया है कि नहीं, आज ये मेरी बात को समझ लीजिए। इसका होता है ई सेल, ई सेल का इक्वल टू सूत्र होता है इनर्ट सेल माइनस होता है 2.303 RT अपान NF डॉट log 10 होता है इंटू एम इंटू एस अपान ये जो होता है m का पावर n प्लस एजी फॉर्म में, एक्यू फॉर्म में, यानी एक्यू फॉर्म में होता है। ये जो होता है आपका निर्नष्ट का समीकरण, और इस पे एक न्यूमेरिकल पूछता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि इस ई सेल क्या है, इनर सेल क्या है, इस तरीके से सबका नाम पहले पहचान लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ई सेल जो होता है इसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं, ई सेल को इलेक्ट्रोड विभव और ई नॉट सेल को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस तरीके से याद रखना। एन क्या है, तो इलेक्ट्रोड यानी अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, और जो यहाँ पे आर है ये गैस का स्थिरांक होता है, जबकि टी है ये परम ताप यानी कि इसी को टेम्परेचर बोलते हैं, और एफ जो है फैराडे स्थिरांक होता है। इस तरीके से प्यारे बच्चों निर्नष्ट का समीकरण का स्क्रीनशॉट ले लो, कल ये काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल काम आएगा पेपर में न्यूमेरिकल के समय, आप लोग देखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहां से इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, पेपर में यही पूछेगा इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इसका यहाँ पे परिभाषा देखिए कि जब एक धातु को उसके अपने यानी लवण के विलयन में डुबोया जाता है, क्या किया जाता है, डुबोया जाता है, तो धातु के विलयन के सापेक्ष धातु के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस तरीके से आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे हम चलते हैं एक प्यारा सा न्यूमेरिकल पे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे अभी जुड़े हैं सब लोग प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बच्चे नहीं किए हैं सब लोग जुड़े रहिए बाबू। अभी ये फिजिक्स का बात तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो आगे देखना है केमिस्ट्री, इसका बेहतर तैयारी करना है। इसके बाद से इंग्लिश का तो पूछिए ही मत, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी जिससे आप कमजोर बच्चे भी पास हो जाओगे बढ़िया से। अगर आप बढ़िया से तैयारी करके जाते हो, ये केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन, इसी में से ज्यादा क्वेश्चन फंस जाएंगे। देखिए 298 केल्विन पर अगर 0.20 मिल एम यानी कि मोल KCl यानी कि विलयन की चालकता जो है 0.248 S यानी कि इस तरीके से इंटू प्रति सेंटीमीटर है कह रहा है इसमें, तो इसकी मोलर चालकता क्या होगा इसको बताइए। सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है लिख लीजिए। लिखेंगे बाबू m का मान 0.2 m यानी मोल, और k जो दिया इसमें कितना है तो 0.248 यानी कि S इंटू यानी कि इसको सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हैं। इस तरीके से इसका मात्रक लिखेंगे, और मोलर चालकता होता है Nm। इस तरीके से इसका सूत्र होगा K इंटू 1000 बट्टे में m। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक एक चीज समझते चलिए। यहाँ से मान रखिए K का मान कितना है तो 0.248 और गुणे 1000 सूत्र में होता है, इसलिए इसको सूत्र के हिसाब से रखेंगे। बट्टा में m का मान कितना है बच्चों तो 0.20, इसको 0.20। अब इसको सीधे सीधे दशमलव उड़ा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यानी कि यहाँ से उड़ाएंगे तो यहाँ 3 0 हो जाएगा गुणा के रूप में, 1 पर 3 0 क्योंकि 3 अंक है। इसको उड़ाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्यूशन कटा दीजिए। फिर अब जो बचेगा केवल यहाँ एक और 0 है तो 1 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 पच्चे 10 यानी कि 248 में 5 से गुणा कर लीजिए, और पॉइंट में जो है इसको पॉइंट में बदल लीजिए, यानी 12.40 यानी ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर प्रति यहाँ पे मोल हो जाएगा। इस तरीके से आराम से कर लेना। जो भी बच्चे को दिक्कत है कोई तो कमेंट कर दीजिएगा।
और टेंशन मत लीजिए, सबको इसका हम पीडीएफ आपको सेंड करेंगे आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम जो बच्चे ज्वाइन कर लिए सबको भेजते हैं, देखे ही होंगे। चलिए अब यहां से हम आगे चलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। क्वेश्चन पेपर में आएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, सब लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला इसमें 1 सेंटीमीटर लंबाई यानी एल तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद के क्षेत्रफल ए वाले चालक का ओम के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। आराम से इसको याद कर लीजिए कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर लंबाई कोई लंबाई है और तथा जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी परिच्छेद का क्षेत्रफल एरिया ए है वाले चालक का, यानी चालक जो तार है इसको ओम में विशिष्ट प्रतिरोध, ओम में जो होगा विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक, आराम से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलराउज का नियम, ये पेपर में पूछा जाएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, सभी सेट में पूछा जाएगा बाबू, सभी सेट में कोलराउज के नियम की व्याख्या आराम से करना होगा। क्या होता है कोलराउज का नियम, क्या है कि इस नियम के अनुसार अनंत अनुता किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों के मोलर चालकताओं के क्या होता है बाबू, ये यानी कि मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, उसके क्या होता है योग के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे योग है, इसी के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लेमडा m टू इन्फिनिटी इंटू NaCl, इस तरीके से सोडियम क्लोराइड के साथ ये जब हम लोग इसको तुलना करेंगे तो क्या होता है लेमडा Na यानी कि धन आयन 2 यह इन्फिनिटिव होता है, प्लस यानी कि लेमडा Cl क्लोरीन माइनस में ऋण आयन होते हैं, R2 क्या होता है इन्फिनिटी। इस तरीके से इसी नियम को कौन दिया था, कोलराउज ने दिया था और इसका नाम पड़ गया कोलराउज का नियम। आराम से इसको तैयार कर लेना, काफी वायरल टॉपिक्स बता रहे हैं, जो बच्चा मिस कर देगा भाई बिल्कुल वहां से परेशानी बढ़ जाएगी एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। क्या होता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक प्यारे बच्चों, इसका आंसर कैसे लिखोगे पेपर में कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण अभिकारक, जो अभिकारक होगा, अभिकारक का आणविक सांद्रता होगी वो C हो, तो उस समय जो अभिक्रिया होगी उसका वेग dx/dt के सांद्रता C के समानुपाती होगा और इसी को हम लोग अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। समझ में आया? आइए इसको न्यूमेरिकल की तरह देखते हैं, कैसे देखेंगे, अर्थात कह लें तो dx/dt यानी प्रोपोर्शनल होगा किसके, C के, यानी सांद्रता इसका क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं dx/dt बराबर kc। k क्या है, तो यहाँ पे एक नियतांक के रूप में कार्य कर रहा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, तो लिख सकते हैं जहाँ k जो है स्थिरांक, यहाँ पे स्थिरांक के रूप में भी आ सकता है। यहाँ पे स्थिरांक के एक स्थिरांक है, मतलब कह सकते हैं कि वेग का एक स्थिरांक है जिसे वेग यानी कि क्या कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। अब यहां से यदि लिख सकते हैं बाबू C बराबर 1 है, C बराबर कुछ पल के लिए क्या मानते हैं 1 है, तो क्या करेंगे dx/dt इक्वल टू k हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे k में 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे k आएगा। आराम से इस तरीके से याद कर लेना। अब ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य कोटि की अभिक्रिया किससे कहते हैं, पेपर में पूछे जाएगा कोटि की अभिक्रिया शून्य की, तो आराम से याद रखना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसकी दर जो होगी अभिकारक अणुओं को सांद्रता पे निर्भर नहीं करती है। यानी शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया यानी कि क्या कह सकते हैं जिसकी दरें होगी वो अभिकारक जो होगा उसके अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इस तरीके की अभिक्रिया, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो ये कैसे कार्य करती है, जैसे 2N2 और O एक गैस फॉर्म में है। अब जब भी इसको AU के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो पहले क्या मिलेगा 2N2 मिलेगा और प्लस O2 मिल जाएगा। क्या मिलेगा O2, यानी ऑक्सीजन के 2 अणु। इस तरीके से हमें क्या मिला कि क्या पता चला कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसी के रूप में कार्य करती है और वे स्थिरांक का व्यंजक जो होता है इसका यानी K बराबर यानी कि A0 और यहाँ पे होता है माइनस A/T में होता है T। ये वाला सूत्र याद रखना, लेकिन ज्यादा ये क्वेश्चन में नहीं आएगा ये वाला लिखने का, लेकिन शून्य कोटि का अभिक्रिया पूछता है हर एक साल, तो इसको पढ़ के जाना। एक और ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है ये। ठीक है, लिखा है इसमें ना कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है तो इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। अर्ध आयु यहाँ पे निकालना है T½ अर्ध आयु का मतलब T½ और ये 2023 में पूछा गया, यानी कि यहाँ पे दिया है सीधे सीधे, आपको भी पेपर में मिलेगा ऐसे ही। क्या मिलेगा log 10 2 का मान जो दिया है दे चुका है कि
3010। तो आप जहां भी इसका यूज करेंगे log 10 2 का मान ये रखेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले दिया क्या है इसमें कि 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, यानी कि जब अभिक्रिया हो रही है तो उसमें 75% लग गया है पूर्ण होने में समय, तो टी 75% इक्वल टू 60 मिनट, यानी 1 घंटा में इतना परसेंट पूर्ण हुई है, कि इतना लिख लेंगे। अब यहां से लिखेंगे कि माना अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता A बराबर 100 और इसलिए 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो अभिकारक की शेष सांद्रता होगी तो A में से यानी कि 100 में से X को घटाएंगे, यानी 100 में से X क्या है तो 75% हमारा है, यानी कि 25% शेष बच गया। इतना याद रखना। अब यहां से कर लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर, ये सूत्र याद रखना कि 2.303 बटे में टी log 10 और इंटू ए बाई ए माइनस एक्स। ये 100% पक्का पूछा जाएगा कल एग्जाम में, ठीक है। इसको देख लो, यहाँ पे सबसे पहले के बराबर ये रखेंगे 2.303 और यहाँ पे टी निकालना था ना, टी की जगह कितना रख लेंगे तो आपको पता है कि टी की जगह हम रखेंगे सर यानी कि 75%, यानी टी 75% और इंटू log 10 और यहाँ पे ए एक जगह पे 100 रखेंगे और a माइनस एक्स जब हम लोग किए यहाँ से तो कितना पाए हम लोग 25%, यहाँ पे 25 रख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, कितना आ जाएगा 2.303 यहाँ पे लिख लेंगे और t 75% है तो कितना समय ले लिया था t 75%, तो ये लिया था बाबू, यहाँ से आपको पता चला कि 60 मिनट लिया था, तो इसके जगह हम लोग t 75% की जगह कितना लिख सकते हैं 60 मिनट। और ये जो है आप इसको log 10 है ना, इसको हम चेंज कर देंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा तो log 4 हो जाएगा। इस तरीके से अब यहाँ से 2.303 बटे में 60 रखेंगे और गुणे ये जो है आपका 2 पहले आएगा log 10 का इसको मतलब log 10 2 और ये प्रति मिनट के रूप में आप कार्य करेगा। अब इसको हम कटा लेंगे, इसको इस तरीके से हल करेंगे, ये 2 से कट के ये 30 हो जाएगा, 30 से भाग देंगे इसमें यानी कि 0.0 फिर 2 3 1 ये प्रति मिनट के रूप में हो जाएगा। यही हमें निकालना था। इस तरीके से अर्धायु निकल जाएगा, आराम से कर लेंगे। फिर यहाँ से थोड़ा सा अर्धायु मतलब कि अभिक्रिया जो हो रही है ना पूर्ण नहीं हुए, तो यहाँ से क्या करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का यहाँ से फॉलो कराएंगे। क्या करेंगे टी हाफ का सूत्र लगाएंगे, टी हाफ बराबर होता है यानी कि यहाँ से कि 0.69 यानी कि 693 और बटे में के क्या करेंगे कि यहाँ से मान रखेंगे 0.63 और यहाँ पे क्या करेंगे 693 और बटे में 0.231 प्रति मिनट। हल करेंगे काटेंगे तो 30 मिनट आ जाएगा। टी हाफ का मान कितना आ जाएगा यानी कि 30। ये तो आपको पता चल गया कि 60 मिनट लगता था, लेकिन टी हाफ निकाले तो 30 मिनट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। एक और भी प्यारा सा न्यूमेरिकल तब से एक थ्योरी है, अच्छे से इसको देख लीजिए। जो भी बच्चा इसको अच्छे से पढ़ के जाएगा समझ के सारा क्वेश्चन टकरा देगा। क्या लिखा है किसी अभिक्रिया का 50 केल्विन तथा 70 केल्विन पर वेग स्थिरांक यहाँ पे क्या दिया है 0.02 प्रति सेकंड तथा 0.07 प्रति सेकंड है, तो ई की मान की गणना कीजिए। 2024 के जीसी कोड का पेपर में पूछा गया था। सबसे पहले प्रश्न के अनुसार चलेंगे, लिखेंगे T1 यानी टेम्परेचर इसका पहले 50 केल्विन और K2 कितना है बाबू 0.02 प्रति सेकंड। यहाँ पे क्या लिखा है K1 था, यहाँ पे क्या करेंगे T2 का मान कितना है तो 700 केल्विन और K2 का मान है 0.07 प्रति सेकंड। ये दोनों चीज जो दिया इसको हमने लिखा। अब यहाँ से संकीर्ण ऊर्जा निकालना ई कहलाता है संकीर्ण ऊर्जा, और यहाँ पे इसका किसके समीकरण से निकालना पड़ेगा यानी कि देखिए बाबू हर यहाँ पे देखिए आर्नियस समीकरण जो दिया था उसके हिसाब से क्या दिए थे कि log K2 अपान K1 बराबर ई क्या संकीर्ण ऊर्जा बटे में 2.303 ये R के रूप में और इनटू होता है T2 माइनस T1 अपान T2 इंटू T1, ये आपका गुणा के रूप में बटा में हो जाएगा। अब यहाँ से सीधे आपको मान को रखना है और कुछ करना नहीं है बाबू, जिससे log यहाँ से क्या हुआ K2 का मान 0.07 और K1 का मान 0.02, इस तरीके से कर लोगे। यहाँ से मान को ले करके इसी में से रखना है मान को बस। अब बराबर ई का मान तो हमें पता करना है, इसलिए ये ऐसे रह जाएगा और ये 2.30 यहाँ पे 2.303 और गुणे आर का मान यहाँ से उठा लीजिए कितना है तो 8.314, कितना है 8.314 हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो है गुणा 700 माइनस 500, T2 का मान 700 माइनस T1 का मान 500 और T2 इंटू T1 यानी 700 गुणे 500। अब हल करना है, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे ना इस सरलीकरण का,
तो लाग लाग कितना हो जाएगा 7/2। इसको हम लोग दशमलव से उड़ा देंगे तो बस 7/2 ही बचेगा। अब यहाँ से देखिए बराबर ई संकीर्ण ऊर्जा बटा में इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे बाबू, इसको गुणा करेंगे आपस में 2.303 से और गुणे 8.314 से। इस तरीके से तो आएगा, ये कितना आ जाएगा 19.147 और इसी को अब फिर गुणे 200 बटे में 700 गुणे 500। अब इसको क्या करेंगे सीधे सीधे, अब यहाँ से देखिए इसका जब हम मान निकालेंगे तो ये 2 से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको हम लोग पहले सॉल्यूशन करने से पहले 1 सेकंड काम कर लेते हैं। log 7/2 का मान इतना रख लेंगे यानी 0.544 और ये ऐसे रख लें दीजिए। और इसको क्या करते हैं कि ये जो है आपका कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, कट के 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 7 5 35 और ये कटेगा तो 5.714 गुणे 10 के पावर ये जो बचेगा ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। और ये जो शेष बचा है इसको बटा में रहने दो। करना क्या है इसमें, ई का मान निकालना है, संकीर्ण ऊर्जा ई बराबर लिखिएगा सीधे सीधे यहाँ से, इसमें तो इससे गुणा हो जाएगा ना, अब इसको ये हो जाएगा तो इसमें भाग, इससे भाग देंगे इस दोनों के गुणा में, तो भाग देने पे इतना आ जाएगा यानी कि 18 23 1 यानी कि इसको 18,231.8 जूल प्रति मोल बोलेंगे। इसका मतलब संकीर्ण ऊर्जा इतना भी लिख सकते हैं या इसको किलो इंटू जूल में भी बदल सकते हैं। इस तरीके से संकीर्ण ऊर्जा ये बराबर, इसको हम पॉइंट में लाएंगे 1 से 1 2 3 3 स्थान इधर लाएंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 18.2318। अब ये हो जाएगा किलो जूल प्रति मोल हो जाएगा। ये आपका चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग ले लो, पढ़ते रहो और इसका पीडीएफ आज हम टेलीग्राम पे भेज रहे हैं। ये 2 थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाओ, और भी थ्योरी बस 2 ही बचा है। सब लोग प्यारा सा लाइक कर दीजिए बाबू, सभी लोग प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। क्या है इसमें, संकीर्ण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध यानी कि बाधा को पार करके अभिकारक अणुओं को यानी सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है। अर्थात कह लें जो सक्रिय यानी अणु के विचरण यानी कि यहाँ पे देखिए विरचन बोलते हैं, विरचन के लिए आवश्यक होती है, संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ई से डिनोट करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई होती है यानी कि CL प्रति मोल, और या इसी को हम जूल प्रति मोल भी कह सकते हैं या इसी को किलो जूल प्रति मोल कह सकते हैं। ये आप तीनों मात्रक याद रखना, क्योंकि पेपर में इसका बहुविकल्पी में पूछ सकता है संकीर्ण ऊर्जा का मात्रक, ठीक है। अब यहाँ से इसका सूत्र होता है संकीर्ण ऊर्जा का कि देहली ऊर्जा अमाइनस अणुओं के टक्कर से संपूर्ण पहले की निहित ऊर्जा, ये आपको घटाना होता है, बस इस तरीके से कर लेना। अगला है अभिक्रिया की आणविकता। क्या है अभिक्रिया की आणविकता, तो सबसे पहले किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। इसी तरीके से एक और है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या कहलाती है सर, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त यानी कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्र यानी अभिक्रिया की प्रगति में क्या होता है, परिवर्तित होता है यानी बदल जाता है, इसी को हम लोग यानी अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कोटि को समझ लिए। और जो भी बच्चे को इसका पीडीएफ लेना है, जितने भी ये पेज देख रहे हो बाबू, इस पेज का अगर पीडीएफ आपको लेना है तो आराम से आप टेलीग्राम पे आ जाओ। जितने भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, प्यारा सा पहले लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से। अभी पूरा पीडीएफ हम सेंड कर देते हैं टेलीग्राम पे, अभी सब लोग जुड़ जाओ, डीके सर क्लासेज पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम का नाम बता देते हैं, डीके सर क्लासेज। क्या है, इसी चैनल के नाम से चलता है, डीके सर क्लासेज, यही मीनिंग डालिएगा टेलीग्राम पे जाके, डीके सर क्लासेज पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आराम से आ जाइए सभी लोग डीके सर क्लासेज पे, इसका नोट्स हम दे देते हैं बाबू, चिंता मत करिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।